सर ये बताएं, एक टिकट में एक ही मुल्क कवर हो सकता है या हम मल्टीपल कंट्रीज़ कवर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये मुमकिन है और ऐसा करना चाहिए। जो लोग टूरिज़्म करते हैं वो एक मुल्क पे अगर एक टिकट करेंगे तो वो प्रॉब्लम मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए ये है कि अगर आप एक टिकट इस्तेमाल करें तो आप फार ईस्ट को अगर लेते हैं तो पूरा फार ईस्ट आपका उसमें आ सकता है। और इस तरीके से अगर आप यूरोप लेते हैं तो मल्टीपल आप यूरोपियन साइड ले सकते हैं, इंक्लूडिंग फार मिडल ईस्ट वगैरह भी उसमें आ सकता है। तो आप एक टिकट में मैक्सिमम मुल्कों को कवर करने की कोशिश किया करें। अच्छा, तो फिर हमें आप ये बताएंगे फ़ार ईस्ट टूर के लिए वीज़ा डॉक्यूमेंट आप हमें एडवाइस करेंगे क्या क्या चाहिए? बिल्कुल। देखिए, फार ईस्ट के लिए आपको जो चीज़ शुरू करनी होती है वो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको ये चीज़ किसी से ज़रूरत है कि आप अपने पासपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम वीज़ास को लाएं और ईजीएस्ट वीज़ा से शुरू करें। तो एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप कोशिश करें श्रीलंकन वीज़ा हासिल करें, जो कि ट्रैवल एजेंट आपको ऑनलाइन वीज़ा देगा। वो एक ई वीज़ा होगा, पेपर पे होगा, और वो पेपर आपके लिए वीज़ा के तौर पर वो काउंट होगा। एंट्री परमिशन होती है वो, और आपका जो एंट्री होगी श्रीलंका में वो आपका इन आउट दिखा देगा, यानी कि आपकी एंट्री है श्रीलंका की। उसके बाद आप वीज़ा हासिल करें फॉर एग्जांपल बैंकॉक का, और बैंकॉक का वीज़ा हासिल करें। उसके बाद मलेशिया का वीज़ा हासिल करें, सिंगापुर का वीज़ा हासिल करें। तो अगर इन 4 मुल्कों को भी आप जोड़ते हैं और अगर इसमें मालदीव डाल दें तो 5वां वो हो जाता है, ऑन अराइवल है, उसका वीज़ा ही नहीं है। तो श्रीलंका का वीज़ा अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट पेज की कॉपी है या स्कैन कॉपी है या व्हाट्सएप है या ईमेल पे है, तो आप उसके ऊपर श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन पाकिस्तानी 3-3.5 हज़ार रुपये में आपको वीज़ा मार्केट से मिल जाता है। और इसके बाद जब आप वीज़ा हासिल कर लें तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं मलेशिया के लिए। मलेशिया जो है इन पॉइंट्स के अंदर फार ईस्ट पॉइंट कहलाता है, तो टिकट बेस बनाता है मलेशिया का, यानी कि ये टिकट जो है आप मलेशिया का हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए आपने पहले ही श्रीलंका का वीज़ा हासिल कर लिया है। इसके बाद आप मलेशिया के लिए अप्लाई करते हैं। मलेशिया के लिए जो कम से कम बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 2 लाख रुपए की है। किसी किसी केस के अंदर वो आपसे तकाजा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा यही गया है कि वो 2 लाख रुपए उनकी कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अंदर स्पेसिफिक पिक्चर्स होती हैं जो 35 बाई 50 की होती हैं, वाइट मैट फिनिश में होती हैं। इसका ध्यान रखें, और अगर आपको समझ फिर भी नहीं आता तो आप जो मलेशियन एम्बेसी की जो आपके लिए रिकमेंडेशन है वेबसाइट पे अवेलेबल है पिक्चर के हवाले से, तो आप वहाँ से वो सैंपल लेके अपने फ़ोटोग्राफ़र को दे सकते हैं, ताकि वो आपको वही तस्वीर दे जो उनका कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। और मज़ीद उसमें जो है आपका जो भी जॉब है या बिज़नेस है उसका लेटर हेड दरकार होगा। इसके अलावा जो एक टिकट है, जो टेंटेटिव टिकट होता है जो आपकी डेट वाज़े करे, वो अप्लाई होगा। आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे, वो फॉर्म नेट पे अवेलेबल हैं, वो भरे जाएंगे। और इस तरीके से एक फ़ाइल कंप्लीट होगी और मलेशिया कॉन्सुलेट में आपका ट्रैवल एजेंट उसको सबमिट करवा देगा ड्रॉप बॉक्स के अंदर, और आपका वो वीज़ा 1 हफ़्ते के अंदर आ जाएगा। जब वो वीज़ा आ जाए तो फिर आपको थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। थाईलैंड में भी बैंक स्टेटमेंट सेम है, आपको वो यही कहता है कि आप 2 लाख रुपए कम से कम बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। उसके साथ 4 तस्वीरें, नॉर्मल पासपोर्ट साइज़, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा आप जहाँ जॉब करते हैं लेटर हेड मस्ट है। लेटर हेड के अंदर 2 बातें आ जाती हैं। वहाँ पर बनता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, तो अगर वो आप जो है ख़ुद बना सकते हैं तो ख़ुद बना लें, वरना आप अपने कंसल्टेंट से बनवाइए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वो उसी तरतीब से बने जिस तरतीब से वो मांगते हैं आपसे। इसके अलावा जो है आपको एक अपना जो ब्लैंक चेक है उसको वॉइड करके, वो भी आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा होटल बुकिंग है, वो भी टेंटेटिव लगा सकते हैं, ओरिजिनल की डिमांड है उनकी। इसके अलावा टिकट है, वो भी आप लगा सकते हैं, लगाना है आपको। और 2 सेट बनाने हैं आपको इसके, और दोनों सेट जो है वो आपने सबमिट करवाने हैं। कम से कम फॉर्म के 2 सेट चाहिए उनको, वो आपने सबमिट करवाने हैं कॉन्सुलेट के अंदर। अगर आप 5 साल में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी खुद जाना पड़ेगा, और अगर आप 5 साल में सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो है ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको थाईलैंड भी 1 हफ़्ते में वीज़ा दे देता है। फिर चौथा वीज़ा सिंगापुर का है। सिंगापुर का वीज़ा भी ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा है मगर वो ई वीज़ा है।
और कॉन्सुलेट का वीज़ा भी मौजूद है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और आप इसमें वो चीज़ जोड़ सकते हैं। जब वो आप कर लेते हैं तो सिंगापुर के लिए 4 तस्वीरें हैं, आईडी कार्ड की कॉपी है, पासपोर्ट है, तमाम चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं हर डॉक्यूमेंट में। कम से कम हर वीज़ा के लिए ये समझ लीजिए कि कम से कम 6 महीने का फुल वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने के अंदर आ रहा है तो फिर वो पासपोर्ट जो है एक्सपायर माना जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू फिर नहीं होती है। सेकंड पासपोर्ट आपको लेना पड़ता है, लेकिन जब आप वीज़ास के लिए अप्लाई करें तो तमाम पासपोर्ट्स को आपस में अटैच करके वो सबमिट करवाएं, ताकि जो भी आपको कोई कुछ हुआ हो तो वो उनके सामने आ जाए। तो इस तरीके से आप जो है एक टिकट के अंदर ये 4 सेक्टर्स जोड़ सकते हैं। मज़ीद इसमें अगर आपको प्लान करते हैं पैकेजेस के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर पैकेजेस को प्लान करते हैं तो फिर आपको कराची से श्रीलंका से बैंकॉक से कोलालमपुर से सिंगापुर से कराची, या इसको मज़ीद शामिल कर लें तो वाया दुबई आ सकते हैं, वाया उसको मालदीव टच कर सकते हैं। आज़रबाईजान का वीज़ा आजकल बहुत सस्ता हो गया है, मिल रहा है, ई वीज़ा है, उसको शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक टिकट में, यानी कि अगर एक टिकट में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 खर्च करते हैं और सिर्फ हासिल करते हैं आप मलेशिया का टिकट या थाईलैंड का टिकट, तो आप लगभग इसी कॉस्ट के अंदर 4-5 मुल्क कर सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड। तो आप अपने मैक्सिमम जो आपकी एक्सपेंस है वो उन मुल्कों के वीज़ा हासिल करने में और वहाँ पे होटलिंग करने में और वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो आपका मील्स प्रोग्राम होते हैं उसमें वो खर्च होगा। टिकट के ऊपर एक ही बार आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपका वो रीजन कवर हो जाएगा। इसी तरह मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है, यूरोप है, तमाम साइट्स हैं। तमाम प्लानिंग करने की ज़रूरत है, होमवर्क करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है, तो आपको अकॉर्डिंगली आपका पैकेजेस जो हैं वो आपको कॉस्ट वाइज सस्ते पड़ जाते हैं और आपको मैक्सिमम उसमें से आउटकम आपको मिल जाता है, जो कि मैंने ख्वाहिश होती है कि मेरा मैक्सिमम पासपोर्ट पे मेरे वीज़ाज आ जाए। तो ये बेस्ट वे है। और आप एक बार गुजरते हैं अपने पाकिस्तान एयरपोर्ट से, बार बार आपको अपना प्रूव नहीं करना होता कि आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप वाया में होते हैं तो वो मुल्कों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप बैंकॉक से सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं, वहाँ से मालदीव जा रहे हैं, तो दे विल नॉट आस्क यू कि क्यों जा रहे हो, क्या ज़रूरत है। सिंपली आपको वो एयरपोर्ट क्रॉस करने देते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर जो है मैं आपको जो इमिग्रेशन की गुफ्तगू है, जो कन्वर्सेशन आपकी होती है, और ख़ास 3 सवाल जो आपसे करते हैं किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, वो ख़ास 3 सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और वो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जब आप अमेरिका पहुँचते हैं, यूके पहुँचते हैं, कनाडा पहुँचते हैं या किसी मुल्क पहुँचते हैं, तो वो आपसे ख़ास 3 सवाल ज़रूर करते हैं। उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। उसमें अटकने की अगर आपसे गलती होती है तो फिर वो डिपोटेशन में बात जा सकती है। तो इसलिए ख़ास 3 सवाल होंगे और हमारी अगली वीडियोस में होंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी आप इसको टिक कर दें कि आपको जो भी आपको मैं कह रहा हूँ वो आपको प्रॉपरली वीडियोस जो है वो टाइम पे आप उसको देख पाएँ। और इसको शेयर करें, इस मालूमात को इसलिए शेयर करें क्योंकि नॉलेज जितना आप इसको शेयर करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जिसके भी दिमाग में अगर कोई प्लानिंग आ रही है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर टूरिज़म करना चाहता है या जॉब सर्चिंग करना चाहता है, जॉब सर्चिंग करना कोई जुर्म नहीं है। अगर वो करना चाहता है तो उससे पहले उसको वो ममालिक देखने चाहिए कि कहाँ पे उसको ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि हर आदमी का अपना मिजाज है। तो जॉब सर्चिंग कोई गुनाह नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन तमाम मामलात को लीगल रखे। और अगर वो वीज़ा कन्वर्ट भी करता है तो वीज़ा कन्वर्जन में भी वो टाइम पे जाए, अपने पासपोर्ट के ऊपर कोई धब्बा न लगाए ओवर स्टे का। और जब वो ये काम नहीं करेगा अपने लिए तो उसका फ़ायदा मुल्क को पहुँचेगा, तो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाइए, नॉलेज को हम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।